आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज। प्रीवियस क्लास में अपन ने कुछ पीवाईक्यूज देखे थे, रिमेनिंग पीवाईक्यूज आज अपन देखते हैं। कम टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने ऑलरेडी 6 जो न्यूमेरिकल है ऑलरेडी बोर्ड पे बना रखे हैं। इनमें से 1 बाय 1 करके अपन स्टडी करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है उसकी लैंग्वेज में यहाँ से बोल के बताता हूँ। इस न्यूमेरिकल में गिवन था 2 वेसल्स सेपरेटली कंटेन 2 आइडियल गैसेस। 2 वेसल थे, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है और उनमें आइडियल गैसेस है। प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, यानी कि ए का प्रेशर जो है इसके कंपेरिजन में डबल है। एंड दे आर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम है। एंड द डेंसिटी ऑफ ए इज़ फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी। इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी 1.5 रो हो गई। ये सारा डेटा जिसमें गिवन था। द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी, यानी कि मोलिकुलर वेट अपन को फाइंड आउट करना है। न्यूमेरिकल में जो भी डेटा दे रखे थे सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इन डेटाज की हेल्प से अपन सॉल्व करेंगे और हमारे से जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि मोलिकुलर वेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मोलिकुलर वेट ऑफ बी। ये पूछा गया है ए डिवाइडेड बाई बी, ये रेशियो क्या होगा। तो जो डेटाज अपन को गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन को दे रखा है कि प्रेशर अपन को गिवन है। तो नो डाउट हमें पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो आता है रो आर टी बाई एम नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है रो आर टी बाई एम नॉट। अगर यहाँ से मैं एम नॉट कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास एम नॉट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ रो आर टी बाई पी। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो आर टी बाई पी। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है ए और बी का विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं बनाऊँ फॉर्मूले को तो हमने लिखा कि एम नॉट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा रो आर टी डिवाइडेड बाई पी। और इसके बाद में फिर से आ जाएगा रो आर टी डिवाइडेड बाई पी। टेम्परेचर सेम दे रखा है, आर कांस्टेंट है, डेंसिटी अलग अलग है तो इसको लिख दिया रो 1 रो 2, और प्रेशर भी अलग अलग दे रखा है ऑब्वियसली, तो प्रेशर को भी लिख दिया P1 और P2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो आर टी डिवाइडेड बाई P1 और ये चला जाएगा P2 और नीचे आ जाएगा रो आर टी। ये था रो 1, आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा दैट इज़ रो 1 P2 और ये आ जाएगा नीचे रो 2 P1, रो 2 P1। दोनों को सॉल्व करते हैं, रो 1 और रो 2 की वैल्यू। रो 1 जो अपन को दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.5 रो, इसको मैंने लिखा 1.5 रो मल्टीप्लाई P2 अपन को दे रखा है यानी कि P। इसके बाद में अपन बात करते हैं रो 1 की, सॉरी रो 2 की। रो 2 अपन को दे रखा है रो और P1 अपन को दे रखा है प्रेशर 2P। रो से रो और P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 3/2 और ये 2 नीचे था तो आंसर आएगा 3/4। 3/4 इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डी ऑप्शन। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल था आज का। आज अपन जितने भी पीवाईक्यूज थर्मोडायनेमिक्स के रहे हुए हैं वो सारे कवर करेंगे, थोड़ा स्पीडली कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो नए चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। कुछ पीवाईक्यूज अपन ने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, इससे जो प्रीवियस पहले वीडियो चल रहा था। सेकेंड जो न्यूमेरिकल है इसमें मैंने डेटा नहीं लिखा है क्योंकि ये आई थिंक इसमें कोई डेटा गिवन नहीं था। सुनिए जरा ध्यान से, इसमें लिख रखा था कि एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम पहले मान लो कि V था तो V से वॉल्यूम कितना कर दिया V/2 कर दिया, वॉल्यूम को कंप्रेस कर दिया। और आगे लिख रखा है बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, यानी कि जो वॉल्यूम डिक्रीज किया है इसके डिफरेंट प्रोसेस है, हो सकता है वो आइसो बारिक हो सकता है आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, वॉटेवर। इसके बाद में बोल रहा है कि विच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट इन मैक्सिमम वर्क डन ऑन द गैस। मैक्सिमम वर्क डन किसका होगा, तो हमें पता है कि अगर इसका मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ बना रहा हूँ, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो पीवी जो कर्व था प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने मेरे वीडियो सारे देखे हैं उनको पता होगा, जो अपना पीवी कर्व था आइसोबारिक का कर्व ये आता है और आइसोथर्मल का कर्व ये आता है और एडियाबेटिक का कर्व ये आता है। यानी कि जो सबसे नीचे की साइड में कर्व आ रहा है वो एडियाबेटिक का होता है। तो ध्यान से देखें और एरो ये था हमारे पास उस टाइम पे। तो अगर सबसे कम वर्कडन देखा जाए तो इसके अंडर जो एरिया है वो वर्कडन बताएगा। तो एडियाबेटिक का वर्कडन जो आ रहा है वो सबसे कम आ रहा है क्योंकि एडियाबेटिक के जो नीचे पीवी कर्व का जो अंडर एरिया आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। आइसोथर्मल का ज़्यादा आ रहा है और आइसोबारिक का सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो मैक्सिमम वर्कडन जो हो जाएगा वो आइसोबारिक का होगा। लेकिन ये तब होगा जब वॉल्यूम इंक्रीज हो, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ की साइड में जाए। हमें बोल रखा है कि वॉल्यूम को क्या कर दिया डिक्रीज, यानी कि एरोज जो रहेंगे वो इस डायरेक्शन में रहेंगे। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। जो हमारे पास पहले अपन ने देखा था कि आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा एरिया आ रहा है, वर्क डन ज़्यादा होगा, और सबसे कम जो एरिया अंडर पीवी कर्व आ रहा है वो एडियाबेटिक का आ रहा है, यानी कि वर्क डन सबसे कम होगा। तो एरिया कम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एरो चेंज हो जाएंगे तो एरो चेंज होते क्या होगा, आंसर भी उल्टे हो जाएंगे। जो वर्क डन सबसे कम दिखा रहा है वो वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन किस में आ जाएगा, दैट इज एडियाबेटिक में। ये अपन को याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये अभी चल रहा है नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज में, और पहले जो मैंने बनाया था वो क्लॉकवाइज में था। अगर क्लॉकवाइज में रहता है उस कंडीशन में तो जो सबसे नीचे आ रहा है उसका एरिया सबसे कम होगा, यानी कि वर्क डन सबसे कम होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि इस साइड में आ गया, तो उस कंडीशन में अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर अपन चल रहे हैं, यानी कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहे हैं अपन, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा है तो ये वर्क डन सबसे कम होगा, और यहाँ पर इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो सबसे कम है, यानी कि वर्क डन कम दिखा रहा है लेकिन एरो उल्टा हो गया तो वर्क डन ज़्यादा होगा। तो ये याद रखें कि अगर एरो चेंज हो जाएंगे तो अपना आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव साइड में तो कोई इशू नहीं है, और अगर एरो इस साइड में आ रहा है, यानी कि अगर वॉल्यूम के हिसाब से बोलूँ तो अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तब तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से मिल जाएगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आंसर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो एरिया कम दिखा रहा है वो मैक्सिमम वर्क डन में, और जो एरिया ज़्यादा दिखा रहा है वो वर्क डन ज़्यादा ना होकर कम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन दे रखे थे आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोबारिक, तो आंसर हो जाएगा एडियाबेटिक इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। थर्ड न्यूमेरिकल के कुछ डेटाज आपको गिवन है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल हमें ये बता रहा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैविंग RMS वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। VRMS अपन को दे रखा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव RMS RMS वेलोसिटी दे रखी है 200। इसके बाद में अपन को बोल रखा है कि एट द टेम्परेचर 27 डिग्री एंड प्रेशर इज 10 to the power 5। ये सारा मैंने दे रखा है कि ये एक गैस के मॉलिक्यूल के बारे में बता रखा है। उसके बाद में बोल रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ गैस आर रेस्पेक्टिवली 127, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर इतना कर दिया, और प्रेशर के बारे में बोल रखा है 0.05 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। ये अपन को दे रखा है, और आपसे पूछा है कि द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि न्यू RMS वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि ये बोल रहा है कि पहले अगर हमारे पास VRMS इतना दे रखा है, टेम्परेचर प्रेशर ये दे रखा है, तो इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास VRMS ये है, तो इतने टेम्परेचर और प्रेशर पे नया VRMS क्या होगा। तो VRMS का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली। VRMS का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, टेम्परेचर और प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो VRMS आता है हमारे पास √3RT/m0, √3RT/m0। ये VRMS का फॉर्मूला होगा, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर मेंशन होगा और प्रेशर की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हालांकि प्रेशर गिवन है। तो VRMS का जनरल फार्मूला लगाया, कई फार्मूले हो सकते हैं, मैंने एक फार्मूला यूज़ किया जो हमारे पास पहले आया था प्रेशर का 1/3 ρ V स्क्वायर, तो यहाँ से देखें तो 3p/ρ भी बनता है, तो 3p/ρ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3p/ρ लगाओगे तो डेंसिटी आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने लगाया 3RT/m0 रूट में। ये VRMS था। मान लेते हैं कि ये न्यू VRMS है, और ओल्ड VRMS क्या हो जाएगा, जो पहले दे रखा था ये मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज √3RT/m0, √3RT/m0। दोनों को अपन ने डिवाइड किया, दोनों का रेशो लेंगे अपन। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो मैं इसको सिंप्लीफाइड करके लिख रहा हूँ कि हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 3RT/m0, ये एज इट इज लिख दिया, और ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज m0 ऊपर चला जाएगा और 3RT डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारे पास बचेगा इस तरीके से। अब ध्यान से देखें कौन कौन सी चीज़ें वेरी कर रही है। ये हो जाएगा टेम्परेचर, ये फाइनल वाला पहले लिखा था मैंने, ये टेम्परेचर हो जाएगा T2, ये टेम्परेचर जाएगा T1। गैस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो गैस सेम है, तो मॉलिक्यूल्स वो का हुए रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा कि न्यू VRMS डिवाइडेड बाई ओरिजिनल VRMS, ये जो रेशियो हमारे पास आएगा ये आएगा रूट दैट इज T2/T1, T2/T1। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड में तो हमारे पास बच जाएगा, रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा दोनों का स्क्वायर इधर, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला हमारे पास बचेगा। अच्छा, वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ध्यान से देखें कि यहाँ पर T2 और T1, T2 अपन को कितना गिवन है 127 केल्विन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 273 यानी कि 400 है, ये आ जाएगा हमारे पास 400, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो गया T1 यानी कि 273 यानी कि 300, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, ये हमारे पास आया 4/3। फिर से मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पर स्क्वायर को हटा रहा हूँ और इधर रूट लेता हूँ,
ये हमारे पास। तो अगर वी आर एम एस में निकालता हूँ तो वी आर एम एस डेज इज इक्वल टू ओरिजिनल यानी कि इनिशियल वी आर एम एस और मल्टीप्लाई √2 को मैंने क्या लिख दिया √4 को मैंने लिख दिया 2 और डिवाइड बाई हो गया √3। वी आर एम एस ओरिजिनली आपको कितना गिवन है 200, तो 200 मल्टीप्लाई विद 2 तो बन जाएगा 400 डिवाइड बाई √3। तो ओवरऑल आंसर आएगा न्यू वी आर एम एस इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई √3। ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसमें मिल रहा है अपन को, 2016 नीट में आया हुआ था। ओके, यहाँ पर अपन ने ऑलरेडी ये डेटा लिख रखा था तो टाइम सेव किया है, 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद में फोर्थ न्यूमेरिकल का कोई डेटा मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑलरेडी मिस है डेटा या फिर डेटा गिवन नहीं है। तो इसमें लिख रखा है कि ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि वही केस हो गया, वॉल्यूम पहले V था और बाद में V/2 कर दिया। ओके, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन आइडियाबैटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस टू हाफ, यानी कि इस बार 2 प्रोसेस फॉलो किए और दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया, वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया। तो वॉल्यूम को अगर रिड्यूस कर दिया यानी कि एरो चेंज हो जाएंगे, यानी कि अगर मैं PV कर्व बनाऊंगा, यहाँ पर वो PV कर्व बना के दिखा रहा हूँ, अगर मैं PV कर्व बनाऊंगा, ये P और ये V, एक बार अपन ने वॉल्यूम को रिड्यूस किया है, वो रिड्यूस किया कौन सा प्रोसेस था, तो पहला प्रोसेस आपको दे रखा है दैट इज गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल है तो PV जो होगा आइसोथर्मल के लिए कैसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और उसके बाद में एडियाबेटिक है उसके लिए भी क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और स्टार्टिंग में यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, मान लो दोनों का वॉल्यूम था V और ये गिवन है, और बाद में वॉल्यूम कितना कर दिया, बाद में वॉल्यूम कर दिया V/2, तो वॉल्यूम को डिक्रीज किया है तो एरो किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। पहले इनिशियली वॉल्यूम कितना था ये, और बाद में वॉल्यूम हो गया ये, यानी कि प्रोसेस जो चला वो यहाँ से यहाँ चला। फिर से हमने देखा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वर्क डन की अगर बात की जाए तो नो डाउट इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो कम आ रहा है, यानी कि एडियाबेटिक का वर्क डन कम होगा, लेकिन रिवर्स हो गया यानी कि एडियाबेटिक का वर्क डन ज़्यादा होगा। हमारे से पूछा है कि ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो देखना, पहला दे रखा है कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो ये तो होगा नहीं, वर्क डन तो अलग अलग होगा। इसके बाद में दे रखा है कि विच ऑफ द केस रिक्वायर मोर वर्क डिपेंड ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। फिर आगे चलते हैं, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू डन, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली यानी कि आइसोथर्मली में ज़्यादा वर्क डन होगा, होता ये ओबियसली, लेकिन ये कब होता, आइसोथर्मल में तब होता जब ये वॉल्यूम इंक्रीज होता, तब वर्क डन ज़्यादा होता। उसके बाद में आ गया कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क डन, एडियाबेटिक में ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो PV कर्व का जो एरिया आ रहा है वो कम आ रहा है, तो वर्क डन कम होगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एरो रिवर्स हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो का वही न्यूमेरिकल हो गया कि एक्चुअल में ग्राफ हमें बता रहा है कि एरिया अंडर PV कर्व जो आ रहा है वो एडियाबेटिक में कम आ रहा है, यानी कि वर्क डन जो होगा एडियाबेटिक प्रोसेस का कम होगा, लेकिन रिवर्स होने की वजह से एडियाबेटिक में ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द एडियाबेटिक वर्क डन इज बी वर्क डन विल बी मोर। फिर आगे अपन चलते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल में अपन को गिवन है कि ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम V एट ए प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, यानी कि हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम V है, कब, जब प्रेशर P एंड टेम्परेचर T है। द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गिवन गैस इज m, हर मोलिक्यूल का मास दे रखा है m, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फिफ्थ न्यूमेरिकल के बारे में कि हमारे से पूछा है डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। अब हमें डेटा क्या दे रखा है कि जब प्रेशर P था, टेम्परेचर T था, तो वॉल्यूम V था, तो इससे रिलेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, फिर से लिखता हूँ, ρRT/m0 होता है, ρRT/m0 होता है। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, हमारे से क्या पूछा है, हमारे से पूछा है क्या था ये, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी, डेंसिटी हमारे से पूछा था। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट इज Pm0 डिवाइडेड बाई RT, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा है और डेंसिटी पूछ रखा है, तो मैंने लिख दिया P = ρRT/m0। यहाँ से देखा जाए तो P है, m0 मोलिकुलर मास और R और T, तो ये लिख दिया मोलिकुलर मास m0, और हर मोलिक्यूल का मास आपको m0 नहीं m गिवन था, तो ये हो जाएगा m0 की जगह m, R की जगह मैं क्या लिखूँगा, तो एक इंडिविजुअल मोलिक्यूल की बात की जा रही है, तो K क्या होता है, K इज़ R/N होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो R हो जाएगा K मल्टीप्लाई विथ N, तो ये हो जाएगा K मल्टीप्लाई विथ N और T की जगह अपन ने लिखा T,
और एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ n जो बता रहा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्टली 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा Pm डिवाइडेड बाई KT। ऑप्शन अवेलेबल है Pm बाई KT, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि अपन को दे रखा था कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में दे रखा था और हमें पूछा गया कि डेंसिटी क्या होगी। तो प्रेशर का फॉर्मूला रो RT बाई m0 होता है, यहाँ से रो निकाल लिया। और फिर यहाँ याद रखना है कि ये मोलिकुलर मास था, हर मोलिक्यूल का मास अपन को दे रखा है m, तो मैंने मोलिकुलर मास लिख दिया m और t की जगह t रखा और k जो था, सॉरी जो r जो था उसको मैंने k में कन्वर्ट किया, क्योंकि k जो होता है वो r/n होता है और यहाँ से r हो जाएगा k इंटू n, तो मैंने k इंटू n लिखा और हर एक मॉलिक्यूल की बात की जा रही तो n की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए मैंने इसको r से k में कन्वर्ट किया। तो आंसर आ जाएगा Pm बाई KT। और ऑब्वियसली किसी भी ऑप्शन में r था ही नहीं और पहले से पता है कि r जो रहता है वो कंप्लीट गैस के लिए रहेगा। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करनी है तो नो डाउट इसको कन्वर्ट कर लेंगे k इंटू n और n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में 6 न्यूमेरिकल का डेटा मैंने ऑलरेडी वहाँ लिख रखा है, बाकी चीज़ें मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये भी यहाँ से इरेज कर देते हैं। 6 न्यूमेरिकल के अंदर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 1 और प्रोसेस दे रखा है C पूछा है। एक बार लैंग्वेज बोल के बता देता हूँ आपको। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस undergoes a process described by the equation PV की power 3 is constant, PV cube is constant, the heat capacity of the gas during the process। हीट कैपेसिटी पूछी है, यानी कि हीट कैपेसिटी का मतलब वही मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट पूछ सकता है। अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था मोलर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला था वो अपने पास था C = dQ बाई n dt, ये हमारे पास फॉर्मूला था। एडियाबेटिक का निकाला, आइसोथर्मल का निकाला, फिर आइसोकोरिक और आइसोबारिक का भी अपन ने निकाला, जिसमें अपने पास फाइनली आया था कि Cp माइनस Cv = R बनाता। तो Cp आया था Fr/2 + R और Cv आया था हमारे पास Fr/2, तो हमारे पास बच गया Cp माइनस Cv। ये सारी चीज़ें मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इसमें हेल्प मिले। इसके बाद में अपन ने देखा किसी जनरल प्रोसेस के लिए अगर अपन को निकालना है, ये तो 4 प्रोसेस थे, तो जनरल प्रोसेस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी जनरल प्रोसेस इज गिवन बाय C = Cv प्लस वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय n dt, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। अब इसके बाद में इनकी वैल्यूज अपन पुट करेंगे। यहाँ पर C निकाल रहे हैं तो Cv कितना होता है, तो Cv होता है Fr/2 और वर्क डन बाई द गैस क्या होता है, तो फॉर एनी ऑफ द जनरल प्रोसेस वर्क डन बाई द गैस हमारे पास क्या आता है, तो जनरल प्रोसेस के लिए वर्क डन हमारे पास आता है nR dt डिवाइड बाई 1 माइनस x, ये आता है। और नीचे n dt ऑलरेडी था तो n dt मैंने लिख दिया। ये वर्क डन होता है nR डेल्टा t यानी कि nR dt डिवाइड बाई 1 माइनस x। इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो n dt कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज Fr/2 प्लस R/1 माइनस x। F जो रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास गैस दे रखी थी मोनो एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2R और प्लस R और 1 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है कि ये जो फॉर्मेट होता है, हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए वो ये फॉर्मेट बनाते हैं, PV की पावर x इज कांस्टेंट। अगर आपको याद है तो कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो पहले इस फॉर्मेट में आनी चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि P और V इस फॉर्मेट में आने के बाद में V की जो पावर है वो x बन जाती है। तो हालांकि इसमें PV की पावर ऑलरेडी 3 दे रखी थी, यानी कि फॉर्मेट जो डिजायर्ड था वो था। मान लो कि ये होता PT की पावर 3, तो मैं T को रिमूव करता PV = nRT से, और मैं T हटा के फिर से क्या बनाता इसको, P ऑलरेडी था और T हटा के V बनाता, तो T की वैल्यू PV = nRT से अपन पुट करते तो PV/nR आ जाता, और वहाँ से पुट करके फिर मैं यहाँ V के फॉर्मेट में लाता, यानी कि ओवरऑल में क्या लाता, P तो था, T को हटा के V लाता। फिर उसके बाद में x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते कि V की जो भी पावर है, यहाँ ऑलरेडी वही सेगमेंट दे रखा था, उसी फॉर्मेट में था, तो अपन ने चेंज नहीं किया। तो PV की पावर x, तो x का मतलब होता है V की पावर, तो V की पावर कितनी है 3, और साथ में कौन होना चाहिए P, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, ये फॉर्मेट होना चाहिए। PV की पावर x कांस्टेंट, ये फॉर्मेट, यानी कि P की पावर 1 और V की पावर जो है वो x, तो V की पावर दे रखा है यहाँ पर और P की पावर 1 दे रखा है, तो x की वैल्यु हमारे पास आ गई 3। तो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे 1 माइनस 3 का मतलब -2, तो ये हो जाएगा 3/2R माइनस, और ये हो जाएगा R/2, R डिवाइडेड बाई -2। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 3/2 माइनस दिस, तो बनेगा R।
तो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका आर। और ये भी अवेलेबल है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन। तो एक्चुअल में क्या है कि ये अपन को याद रखना है कि ये जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट होता है। इस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, है तो ठीक, नहीं है तो चेंज करें और पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट के फॉर्मेट में लाएं, और वी की जो भी पावर आती है वो एक्स में बदल जाएगी। वी की जो भी पावर बन रही है, जैसे यहाँ तो ऑलरेडी पी वी की पावर 3 दे रखी थी, तो पी की पावर 1 होनी चाहिए और वी की पावर उस टाइम जो होगी वो एक्स होगी। p की पावर 1 और v की पावर जो है वो x होगी, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो ऑलरेडी p की पावर 1 है और v की पावर जो है वो x है, यानी कि 3 है। नहीं होता तो चेंज करते इसमें। ओके, ये हमारे सारे न्यूमेरिकल हो गए। अब अपन नेक्स्ट 1 बाय 1 करके फिर से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले इसको इरेज करते हैं। आज अपना जितना भी PYQs रहेगा वो सारा कंप्लीट करेंगे अपन, और नेक्स्ट क्लास में अपन कोई और इससे भी अच्छा चैप्टर सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है नीट के लिए। यहाँ पर अपने देखा कि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो बता रहा है, ये कितने 6 हो गए थे, 7th। ये बोल रहा था कि ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 एंड 4 मोल्स ऑफ ऑर्गन एट टेम्परेचर T, यानी कि गैस मिक्सचर है। गैस मिक्सचर के न्यूमेरिकल में ऑलरेडी आपको इसका जो थ्योरी लेक्चर है वो ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इस गैस मिक्सचर में हमारे पास दे रखा है, एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स अपन को दे रखे हैं 2, और एक ऑर्गन दे रखा है, और ऑर्गन के नंबर ऑफ मोल्स अपन को दे रखे हैं 4, ये हमारे को दे रखा है। और टेम्परेचर रख रखा है, गिवन टेम्परेचर T है। और उसके बाद में बोल रखा है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालनी है। अब इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो सिंपल ही इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस इसकी इंटरनल एनर्जी इज़ द टोटल एनर्जी। अगर आपको पता है तो वो क्या बोलते थे अपन, सी निकालते थे, CV निकालते थे। तो अपन क्या करते थे, पहले की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरे गैस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो तो वो आ जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ टोटल मिक्सचर की। 3 है तो तीनों की, तो ऐसे चलता था। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा कि पहले की इंटरनल एनर्जी दूसरे की, ये हो जाएगी मिक्सचर की। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी होता है, पहले की निकालते हैं तो हो जाता है F/2। इंटरनल का मतलब वही काइनेटिक एनर्जी, दैट इज F/2 nRT, F/2 nRT पहले के लिए। दूसरे की फिर से वही F/2 nRT, ये इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। F/2 nRT और F/2 nRT ये हो जाएगी मिक्सचर के लिए। किसके लिए हो जाएगी ये, मिक्सचर के लिए हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे। पहली गैस जो है हमारे पास O2 गैस है, यानी कि डायटोमिक गैस है। डाई का जो F होता है यानी कि 5 होगा, 5/2, और N नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 2, और RT की जगह RT पुट किया, प्लस दूसरा दे रखा है मोनो एटोमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2। N की वैल्यू दे रखी है 4, और RT की जगह अपन रख दिया RT। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5RT और ये हो जाएगा हमारे पास 2 यानी कि 6RT। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 11RT, दैट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन अवेलेबल है थर्ड ऑप्शन 11RT, दैट इज आवर करेक्ट वन। ओके, इसके बाद में अपन को दे रखा है नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लेते हैं अपन वो ये लेते हैं। ये बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या दे रखा है, ध्यान से देखें। एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की RMS स्पीड कितनी हो जानी चाहिए कि वो क्या हो जाए कि सफिशिएंट हो जाए अर्थ से बाहर निकलने के लिए, एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि इतना टेम्परेचर पूछा हमारे से कि कितना टेम्परेचर कर दें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कि उसकी RMS स्पीड सफिशिएंट हो जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप करने के लिए। तो देखना जरा ध्यान से क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, RMS स्पीड लिखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो VRMS क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला होता है हमारे पास √3RT/m0, ये हमारे पास होता है √3RT/m0, ये हमारे पास VRMS का फॉर्मूला होता है। ओके, इसके बाद में हमारे को क्या क्या दे रखा है, VRMS जो होनी चाहिए वो कितनी हो जानी चाहिए कि अर्थ से बाहर चली जाए। तो एस्केप वेलोसिटी जो होती है अर्थ के लिए वो कितनी होती है, तो एस्केप वेलोसिटी हमें पता है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो VRMS कितना हो जाना चाहिए, 11.2 किलोमीटर के बराबर हो जानी चाहिए। और हमारे से पूछा क्या है, टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं अपन।
सबसे पहले मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। यहाँ से टेम्परेचर निकालते हैं, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज वी आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ एम नॉट डिवाइडेड बाई 3R, ये हमारे पास आया। अब उसके बाद में यहाँ पर टेम्परेचर T, ये अपन को कैलकुलेट करना है। वी आर एम एस कितना होता है, वी आर एम एस हमारे पास है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकंड को अपन क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले तो इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, 11.2 मल्टीप्लाई 11.2, फिर किलोमीटर इसका यूनिट था किलोमीटर पर सेकंड। तो सेकंड तो ऐसा ही है, किलोमीटर को मीटर में तो 10⁻³ और 2 बार है तो 10⁶, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड के लिए। उसके बाद में इसका मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर कौन है हमारे पास, तो क्या दे रखा था, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड। मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर, और वो दे रखा है 2.76 इंटू 10⁻⁻26। तो यही अपन को डेटा यूज़ करना है। तो 2.76 इंटू 10⁻⁻26 kg, ये अपन ने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3R, 3 की जगह अपन ने 3 रखा, और R अपन को दे रखा है तो अपन ने R नहीं लिखना है, क्योंकि फिर से वही बात हो गई कि ये एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो R को क्या लिखेंगे, फिर से तो हमें पता है कि K जो होता है R/N, तो R होगा K मल्टीप्लाई विथ N, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना सिलेक्ट करना है, 1, ये हो गया 1, तो यहाँ पर क्या आएगा K, और K की वैल्यू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसमें गिवन है 1.38 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻23। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लंबा रहेगा, इतने जितने भी न्यूमेरिकल केस सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इसी में कंट्री। एक बार फिर से देता हूँ मैं, एट व्हाट टेम्परेचर विल आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए कितना टेम्परेचर कर दें। तो टेम्परेचर कर दें तो हमें पता है कि वी आर एम एस, ताकि टेम्परेचर इतना टेम्परेचर कर दे ताकि इसका जो वी आर एम एस है वो कितना जाना चाहिए बाहर के लिए सफिशिएंट। तो वी आर एम एस कितना चाहिए, इस तो बाहर निकलने 11.2 किलोमीटर होता है, याद रखिए। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड हो जानी चाहिए। इतनी स्पीड की वैल्यू हमें पता चल गई, 3R हमें पता है, टेम्परेचर अपन को निकालना है, एम नॉट अपन को दे रखा है। ये सारी चीज़ें अपन को दे रखी थी, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। जो भी आंसर आएगा इसका ऑलमोस्ट लमसम आंसर अपन निकाल लेते हैं, पूरा कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा मैं, आप कैलकुलेट कर लेना। जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट वन होगा। यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, 10⁻⁻23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻3, 10⁻³ और +6, तो यहाँ हमारे बचेगा 10⁻+3। ओके, उसके बाद में देखते हैं, यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव करता हूँ, इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे एक 0 लगाऊंगा, या फिर ऐसे देखो आप, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। ओके, और ये बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 2 0 और आ जाएंगे मेरे पास। इसका जो मल्टीपल होता है शायद यही होता है, इसको डबल करते हैं, 138 डिवाइड मल्टीप्लाई विथ 2, ये हो जाएगा 6, 1, 7 और 2। यस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एग्जैक्टली 2 टाइम्स, 138 और ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये भी ठीक है। और उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं तो 2 से ये 100 चला जाएगा 50 टाइम्स। फिर इसके बाद में इनको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5, 1 56, और ये आ जाएगा यहाँ पे 25। और लगभग आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ये हो जाएगा 25 से ये कैंसिल आउट होगा तो 2 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। ये 2 मान लेता हूँ मैं, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 224, तो ये आ जाएगा 224 इनों का। अब क्या बचा हमारे पास, डिवाइड बाई आ गया 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, और ये लगभग आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ से ये आंसर बन रहा है। लगभग जो भी आंसर आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर जो है मैं बता देता हूँ आपको कितना बन रहा है, ये बनेगा 8.3 इंटू 10⁴, 8.3 इंटू 10⁴। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन में अगर आपको सॉल्व करने के बाद में अगर 8.3 मल्टीप्लाई 10⁴ ना मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, ताकि अपन वापस करें। टोटल कैलकुलेशन है, सारा मैंने बता दिया। जो मेन फिजिक्स अपनी जो लगानी थी वो यहाँ लगानी थी, कि जो वी आर तब क्या है, √3RT/m0 था, स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर हो गया, रूट कैंसिल आउट हो गया, टी यहाँ से कैलकुलेट करना है। ये सारा VRMS पता है, m0 दे रखा है, 3R हमें पता है, R को अपन ने K में कन्वर्ट कर लिया। ओके,
उसके बाद में अपन बात करते हैं था 7th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो अपन को दे रखा है वो ये दे रखा है द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन। यस, अब आ गया हमारा कार्नोट की बात कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज, यानी कि एफिशिएंसी वी हैव टू फाइंड आउट एंड द फ्रीज एंड द टेम्परेचर गिवन दैट फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो इंजन है हीट इंजन दे रखा है, दैट इज यू कैन से हीट इंजन की एफिशिएंसी भी उसी से निकलेगी जिस पर ने किसकी निकाली थी, कार्नोट इंजन की। तो कार्नोट इंजन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं यहाँ। हमारे से पूछा है एफिशिएंसी बताइए इंजन की, और जो कि काम कर रहा है बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर यानी कि 0 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला आपको याद है, कार्नोट इंजन का होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो ईटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। यू कैन राइट इट इज एफिशिएंसी वी हैव टू फाइंड T1 माइनस T2 यानी कि डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो कितना हो जाएगा, तो T1 कितना है, जो ज़्यादा है वो T1 इज 100, जो कम है वो कितना है T2 यानी कि 0। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 100 केल्विन। और T1 अपन को कितना दे रखा है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको अपन क्या लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस को 273 यानी कि 373। ये अपन ने सोल्व किया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इसको आप सोल्व करते हो तो ये हमारे पास देखो कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 2 0 ये हो गए, 2 ये हो गए डिवाइड, और नीचे हमारे पास आया 373। ये परसेंटेज में आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लेना, लेकिन यहाँ से मैं बता दूं कि अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कि अगर ये 300 होता तो 300 होता तो 2 0 कैंसिल हो जाते, तो यहाँ बसता 100 डिवाइड बाई 3 यानी कि 33% होता। लेकिन ये थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 33% से तो कम ही वैल्यू आएगी। अब 33% से कम वैल्यू इसमें आ रही है, केवल एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 26.8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 26.8%। बाकी सारी जितनी वैल्यूज़ है वो एक 28, 6.25 है, एक 12.5% है। तो ये थी हमारे पास एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1। 1 माइनस T2/T1 था, T1 माइनस T2/T1 हो गया। T1 माइनस T2 यानी कि 100 माइनस 0 यानी कि 100, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिख दो डिफरेंस को, चाहे केल्विन में लिख दो, तो केल्विन में लिखना है तो भी 100 डिग्री का। नीचे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो T1 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373 बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये T1 माइनस T2 जो है ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है, चाहे इसको केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में, एक ही बात है। तो डिग्री सेल्सियस में आया था 100 माइनस 0 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन 100 केल्विन। और नीचे T1 है, ये डिफरेंस नहीं है, ओनली T1 है, तो इसको अपन ने लिख दिया केल्विन में, दैट इज 373। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर। नीचे एक ग्राफ दे रखा है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये V और T का कर्व दे रखा है, और V और T का कर्व कुछ ऐसे दे रखा है, ये हमारे पास। फिर से न्यूमेरिकल, द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू, रेशियो निकालना है, वर्क डन बाय द गैस टू हीट एब्जॉर्ब्ड यानी कि डेल Q when it undergoes from state A to B। ये यहाँ A है और यहाँ B है। ओके, कुल मिला के ये VT कर्व है, और इसकी हेल्प से अपन को वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय जो हीट गिवन है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड बोल दो चाहे हीट गिवन बाय S बोल दो, इनका रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क डन निकाल लो आप। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले प्रोसेस देखो कौन सा है, तो V और T कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, इसका मतलब V और T डायरेक्टली का मतलब P प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। आइसोबारिक में वर्क डन कितना होता है, तो वो होता है P डेल्टा V। और P डेल्टा V को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P डेल्टा V को NR डेल्टा T लिख सकता हूँ, NR डेल्टा T। देख लेंगे जो भी अपने को रिक्वायर्ड होगी, मैंने दोनों फॉर्मेट में लिख दिया। फिर डेल्टा Q की बारी आती है। डेल्टा Q हमारे पास क्या होगा, डेल्टा U प्लस वर्क डन। डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय द गैस होता है। तो डेल्टा Q को अपन ने लिख दिया डेल्टा U, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, F/2 NR डेल्टा T, F/2 NR डेल्टा T। ये तो हो जाएगा डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन ऊपर पहले से लिख रखा है NR डेल्टा T। ये आंसर आएगा भैया। अब अपन देखेंगे P डेल्टा V वाले को तो हटा देता हूँ मैं, टेम्परेचर के फॉर्मेट में ले लिया। ध्यान से देखा जाए तो NR डेल्टा T, यहाँ से NR कॉमन आएगा, डेल्टा T भी आ जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास क्या आएगा, NR डेल्टा T, तो ऊपर से आ गया 1
एन आर डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन की वैल्यू दे नहीं रखी है, दे भी रखी है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और नीचे बनेगा F/2, इधर बचेगा F/2 और इधर हमारे पास बचेगा दैट्स 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/F/2। तो गैस कौन सी दे रखी है, मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 + 1 यानी कि 5/2, 5/2 इनवर्स हो जाएगा, आंसर आएगा 2/5। करेक्ट ऑप्शन आएगा 2/5, ऑप्शन अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं अपन, थोड़ा सा फास्टली लेंगे अपन ताकि विद इन 1 आवर की वीडियो में अपन ये सारा कवर कर सकें। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट अगर आप रहता है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ जी भैया, नेक्स्ट वन अपन को दे रखा है कि a sample of 0.1 gram of water at 100 degree Celsius and pressure is 1.013 into 10 to the power 5 requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree Celsius। गुड क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, a sample of 0.1 gram of water, मास दे रखा है 0.1 ग्राम वाटर है at 100 डिग्री सेल्सियस। देखना जरा ध्यान से, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम वाटर, 0.1 ग्राम ऑफ वाटर और टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्रेशर दे रखा है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब इसको क्या किया, 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर से स्टीम बनाना है, क्या बनाना है, स्टीम, और स्टीम का टेम्परेचर क्या रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर से स्टीम बनाया, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट किया, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड थी, और वो जो हीट है वो आपको दे रखी है 54 कैलोरी। कितनी हीट दे रखी है, 54 कैलोरी, बहुत बढ़िया। इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इज 67.1 cc। जब ये आया तो इसका वॉल्यूम बन गया 167.1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल इज, आपको पता करना है डेल्टा यू। 2018 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, डेल्टा यू निकालना है। तो देखो डेल्टा क्यू अपन को दे रखा है, डेल्टा यू निकालना है, फर्स्ट लॉ लगा दो थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई द गैस, ये फॉर्मूला लगा डाला। डेल्टा यू अपन को निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन ऑफ द गैस। डेल्टा क्यू आपको गिवन है 54 कैलोरी, एक्चुअल में इसमें जो ऑप्शन है वो ऐसा सिस्टम में दे रखे हैं तो कैलोरी को कन्वर्ट करेंगे तो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉट एवर द वैल्यू, माइनस वर्क डन बाई द गैस। अब वर्क डन बाई द गैस कितना हो जाएगा हमारे पास, तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला लगा दो P डेल्टा वी, ये लगाओ आप P डेल्टा वी, ये जो भी आ रही है यहाँ पर सोल्व करके लिख देते हैं अपन, साइड में सोल्व करता हूँ मैं। 54 × 42 तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 16, 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 21, तो हमारे पास आ जाएगा 8, 6, 2, 2, ये आंसर है। इसके बाद में माइनस P डेल्टा वी, प्रेशर गिवन था 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको ऑलमोस्ट मैं 10 टू द पावर 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि इजी टू कैलकुलेट रहे। ओके, डेल्टा वी वॉल्यूम अपन को गिवन था, वॉल्यूम कितना बन चुका है, तो पहले जो भी वॉल्यूम था, पहले स्टीम थी नहीं तो वॉल्यूम स्टीम का तो 0 था, बाद में स्टीम का वॉल्यूम इतना है तो डेल्टा वी यही रहेगा। ये हमारे पास है 167.1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी कि 10 टू द पावर -6 बन जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो -6 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बनेगा 5 और ये 6 यानी कि -1 बचेगा। -1 का मतलब इसको डिवाइड बाई 10 करना, यानी कि ये बन जाएगा 16.71 ओवरऑल। दोनों को माइनस करेंगे, 226.8 माइनस ऑफ 16.71, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 210 के समथिंग आंसर आएगा। तो 210 के अराउंड आंसर दे रखा है 208।
ऑलमोस्ट 208.7 जूल, ये आंसर दे रखा है। दैट इज और करेक्ट आंसर। हमारा एक आंसर मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 10⁵ डायरेक्ट लिख दिया था। अगर आप 1.013 इंटू 10⁵ लेते हैं तो नो डाउट इसका आंसर सही आता और भी एक आता। ओके, ये न्यूमेरिकल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉट रिलीज बाय द सिस्टम। ना तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि गिवन है, ना ही हीट रिलीज हो रही है, यानी डेल्टा क्यू 0 है यानी कि एडियाबेटिक, नो डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में दे रखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर लीड टू। अगर यानी कि किसी कंटेनर में अगर गैस है और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहला ऑप्शन रखा है डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, नो। इंक्रीज इन मास, नो। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है E के इज इक्वल टू 3/2 nRT, 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 nRT, n मोल के लिए, 1 मोल के लिए 3/2 RT, और फिर उसके बाद में डिवाइड बाई n कर लेंगे यानी कि 3/2 AT। ओवरऑल आ क्या रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपको देखा बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट गामा, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, और एक तीसरी गैस है डायटोमिक गैस जिसका नाम नहीं दे रखा है। तो हाइड्रोजन यानी कि H2, हीलियम यानी कि He, और एक कोई डायटोमिक गैस है मान लो X। इनके लिए गामा की वैल्यू कौन सी करेक्ट है, तो गामा जो होता है वो होता है 1+2/f, 1+2f, इसके लिए कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 7/2। फिर इसके लिए कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। फिर नेक्स्ट के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वो ये चाहिए 7/2। लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो अनदर गैस X है डायटोमिक गैस, उसमें एडिशनल वाइब्रेशन मोड भी है, यानी कि का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थोड़ा ज़्यादा होगा कि वो लीनियर मोशन कर रहा है एज वेल एज वो ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है एज वेल एज रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट मोशन होता है, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। तो वो लीनियर भी कर रहा है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल भी कर रहा है, एज वेल एज वाइब्रेट भी हो रहा है। तो ऐसी जब कंडीशन आती है तो याद रखें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 वाइब्रेशन ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले हमारे पास 5 थी वो अब हो जाएगी 2 ऐड होके 7। मोनो की अगर मैं बात करता तो मोनो में कितनी हो जाती, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था वो बन जाता 5, तो यहाँ जाएगा ये 7। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर ये 7 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या हो जाएगा 7 + 2 9/7। तो नेक्स्ट के लिए जो आएगा हमारे पास होगा 9/7। इस क्वेश्चन में यही एक सी टेक्निक थी जो अपन को याद रखनी थी कि अगर वाइब्रेशन अगर एडिशनली ऐड कर दिया गया है तो वाइब्रेशन का मतलब 2 वाइब्रेशन ऐड कर दो जो ऑलरेडी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें। तो मोनो होता तो 5 हो जाता, और डाई है तो 5 का 7 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 7/2, सॉरी ये 7/5 था, 5 + 2 7/5, 7/5, 5/3 और 9/7, ये ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो दे रखा है आपको कि सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 49, यहाँ लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट जो है यहाँ लिखते हैं 12th न्यूमेरिकल है, इसमें दे रखा है कि सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है भैया 249 किलो पास्कल, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी। तो वही प्रेशर और डेंसिटी का, तो P जो होता है ρRT/m0 होता है, यहाँ से रो निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Pm0/RT। रो का जो फॉर्मूला आया P, प्रेशर अपन को दे रखा है 249 किलो यानी कि 10⁻3। मॉलिक्यूलर मास, तो गैस का मॉलिक्यूलर मास, तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन H2, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगी 2 ग्राम, और ये 2 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3। और नीचे आ गया RT, तो ये पूरी गैस की बात कर रहा है तो R को के फॉर्मेट में नहीं लेके जाएंगे, ये बोल रहा है हाइड्रोजन गैस ओनली, नॉट वन मॉलिक्यूल, तो R को R रखेंगे, दैट इज 8.3। और टेम्परेचर अपन को गिवन है कितना 300। इसको सॉल्व करना भैया, जो भी आंसर आएगा अपनी करेक्ट डेंसिटी बन जाएगी। अप्रोक्सीमेट आंसर अभी अपन निकाल लेंगे नो डाउट।
फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस थी, प्रेशर टेम्परेचर दे रखा था, डेंसिटी पूछी थी। प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी का फॉर्मूला बना दिया, पी रो एम नॉट से बन गया ये, और डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया पी एम नॉट डिवाइड बाई आर। प्रेशर गिवन था, लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास गैस दे रखी थी, H2 का 2 हो जाएगा, और ग्राम था तो केजी में कन्वर्ट कर लिया ताकि SI सिस्टम में आंसर आ जाए। और SI में आंसर दे रखा है केजी पर मीटर क्यूब में, और नीचे R दे रखा है, R लिख दिया और टेम्परेचर लिख दिया। ठीक है भैया, टेम्परेचर को भी SI में कन्वर्ट कर लिया। ओके, सॉल्व करें इसको। अप्रॉक्सीमेटली क्या आंसर बन सकता है इसका? तो देखो ये पावर तो कैंसिल आउट हो गई यहाँ पे, और अगर इसको मैं 250 मान लूँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके थोड़ा बहुत लमसम आंसर निकाल रहे हैं अपन। अगर ये 250 होता तो ये कितना बन जाता? 500 बन जाता। तो ये हो जाता 500 डिवाइडेड बाई 300 और डिवाइड बाई 8.3, ये हो जाता 5/3 और 5/3 और नीचे आ जाता 1/8.3। लगभग ये कितना बन जाएगा? रो इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 339 और ये हो जाएगा 24 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 और ये लमसम अपने पास आ जाएगा 2। डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट इज 0.2 और करेक्ट ऑप्शन इज 0.2 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस रखा है 2020 में। वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है मोनो की? तो काइनेटिक इज इक्वल टू F/2 nRT होती है। F की जगह क्या आ जाएगा मोनो में? 3/2 nRT। और करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें फोर्थ ऑप्शन 3/2 nRT। nRT को K में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं K में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? F/2 nRT हो गया 3/2 nRT, n हो जाएगा मोल 1, n से डिवाइड कर दिया तो 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा? n मॉलिक्यूल्स था तो n मॉलिक्यूल्स की इतना है तो एक मॉलिक्यूल के n से डिवाइड, तो ये आएगा 3/2 kT बनता है। ये प्रीवियस के अंदर अपने सारा डिस्कस कर चुके हैं जब अपने कॉन्सेप्ट चल रहे थे, थ्योरी लेक्चर चल रही थी। इसके बाद क्वेश्चन देखना, 2 सिलेंडर A एंड B ऑफ इक्वल कनेक्टेड टू ईदर Y स्टॉप क्लॉक। कुछ ऐसा दे रखा है, थोड़ा बनाता हूँ। टू सिलेंडर A एंड B ऑफ इक्वल कैपेसिटी। नेक्स्ट रहेगा ये 1340 भी इक्वल कैपेसिटी, कुछ ऐसे बना देते हैं ऐसा, और कनेक्टेड टू है स्टॉप कॉक। यहाँ पर कोई कॉर्क लगा रखा है, मान लो इससे कनेक्टेड है। A जो है उसके अंदर एक आइडियल गैस भरी, कंटेनर A, और उसके बाद में बोल रहा है कि A कंटेन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड STP और B इज कंप्लीटली वैक्यूम। एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड है यानी कि सारी वॉल एडियाबेटिक है भैया। कॉक इज सडनली ओपनड, द प्रोसेस इज, इसको सडनली ओपन कर दिया यानी कि यहां से ऊपर की तरफ पुश लिया इसको, तो क्या होगा? ये हट जाएगा यहाँ से। अपन ने पढ़ा था फ्री एक्सपेंशन, ये फ्री एक्सपेंशन ही हुआ। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस 9 और डेल्टा Q 9, और अगर ये दोनों जीरो है तो डेल्टा U 0, सब कुछ जीरो होता है। प्रोसेस कौन सा हो गया? तो याद रखें इसमें एक वर्ड यूज किया है सडनली। क्या यूज किया है? स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, सडनली, इंस्टेंटेनियसली, ये जितने भी वर्ड है ये बताते हैं दैट प्रोसेस इज एडियाबेटिक, दैट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये याद रखना है अपन को। तो करेक्ट ऑप्शन इज एडियाबेटिक। नेक्स्ट अपन चलते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। वेरी सिंपल, किस पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी का? भी फॉर्मूला लिखा था उधर, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 T1। T1 जो ज़्यादा वाला यानी कि सिंक का टेम्परेचर होता है, और T2 जो होता है ये सोर्स का, उल्टा कर दिया, T1 ज़्यादा सिंक का होता है, सोर्स का होता है, और ये सिंक का होता है वाला। तो यहाँ अपन ने क्या देखा? ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ द सिंक ओनली, सिंक का टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, सोर्स एंड सिंक, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। T1 जो होता है वो ज़्यादा होता है, T2 जो होता है कम होता है। T1 ज़्यादा होता है मतलब किसका? सोर्स का, और T2 जो कम है वो किसका है? सिंक का, एटमॉस्फेयर का। चलते हैं, आपको दे रखा है आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मूला दे रखा है,
और फॉर्मूला दे रखा है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट। क्या दे रखा है? रो आर टी बाई एम नॉट। ये जनरली अपन कई बार लगा चुका हूँ मैं इनको, जैसे वहाँ पर भी यही था P इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट। पूछा गया है कि रो और एम नॉट क्या है, तो रो तो डेंसिटी है और एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। तो पहला ऑप्शन है मास डेंसिटी और मोलर मास, थर्ड ऑप्शन है इस दिस। ये क्या है? डेंसिटी, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो ऑप्शन क्या थर्ड, दैट इज मास डेंसिटी और मोलर मास। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं नंबर डेंसिटी, मोलर मास ऑफ गैस, मास डेंसिटी, मास ऑफ गैस, ऐसे दे रखा है। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोलर मास, और ऊपर हो जाएगा डेंसिटी दैट इज मास डेंसिटी। ओके, सिंपल। उसके बाद में दे रखा है एक बहुत इजी से न्यूमेरिकल, ये 2020 में आए हुए हैं अभी जितने भी अपन ने किए हैं। इसके बाद में देखो जरा ध्यान से क्या बोल रखा है कि एक पीवी कर्व दे रखा है। कर्व पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, वीडियो के अंदर बहुत सारे कर्व मैंने डिस्कस किए हैं। पूरा वीडियो उसी के ऊपर था कि अगर अपन को कोई भी कर्व दे रखा है, कोई पीवी कर्व दे रखा है, तो उसका वीटी कर्व कैसे बनेगा, उसका पी और वीओटी और जो भी दूसरे कैसे बनेंगे। पीवी दे रखा है तो इसका वीटी कैसे बनेगा, और इस पे अपने पूरा वीडियो बना रखा है। और उनके एरोज हैं वो किधर जाएंगे, अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका एरो किधर आएगा, वॉटेवर। एक कर्व से अपन ने सब कुछ बनाया था, ठीक है। और वो सब के लिए बनाया था। अगर मान लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसका पीवी कर्व बनाया, फिर आइसोथर्मल बनाया, फिर एडियाबेटिक है उसका बनाया, फिर आइसोकोरिक है उसका बनाया, आइसोबारिक उसका बनाया। चारों प्रोसेस के लिए मैंने 1 बाय 1 करके पीवी कर्व बनाया। तो आइसोकोरिक का, आइसोबारिक का, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक सबका, फिर सबके लिए अगर पीवी कर्व मैंने बनवा दिया तो बाद में ये दूसरे बचे हुए कर्व कैसे बनाएंगे, एक कर्व से दूसरा कैसे बनेगा, वो अपन ने सीखा था। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि पीवी कर्व ऐसा है, वेरी सिंपल, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रोसेस इज आइसोबारिक, यही पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में आपको एक पीवी कर्व ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, यहाँ बनाता हूँ मैं, चलो इरेज करते हैं उसको। एक पीवी कर्व गिवन है भैया, इसमें देखें क्या है, बाद में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये ऐसे पीवी कर्व गिवन था और इधर P है और इधर वॉल्यूम V है। एक कर्व क्या है, देखते जाओ साथ साथ, आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा कर्व कौन से प्रोसेस का बन रहा है। ये कर्व है और एक कर्व कुछ ऐसा है। ऑब्वियसली आपको सारे कर्व मैंने पढ़ा रखे हैं, पता होना चाहिए। पहले कर्व का नाम दे रखा है 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ऐसा कुछ दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल केस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर। द प्रोसेस एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। द कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबेटिक प्रोसेस अमॉन्ग 1 2 3 4। एडियाबेटिक है तो ये तो होता है आइसोबारिक, ये वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है, ये आइसोकोरिक, ये आइसोथर्मल और ये होता है एडियाबेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। ओके, उसके बाद में ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स फाइनल हो रहे हैं, फिनिश होने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग हो चुके हैं। अब एक न्यूमेरिकल और बताता हूं मैं आपको। इसमें दे रखा है 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्स्ट वेसल कंटेन हीलियम, सेकंड इज डायटोमिक एंड थर्ड इज हेक्साफ्लोरिक, यानी कि पॉलीएटॉमिक दे रखा है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। 3 वेसल दे रखे हैं भैया, ये क्वेश्चन और देख लें एक बार। 3 वेसल दे रखे हैं 1 2 और 3, A B C। इनमें 3 अलग अलग गैसेज, पहले में हीलियम है यानी कि मोनोएटॉमिक, दूसरे में डायटोमिक लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से लिख देता हूँ, इसका 3 हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, और एक पॉलीएटॉमिक लिख रखा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी होगा। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, ऑल द वेसल कंटेन, पहला ऑप्शन, ऑल द वेसल कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बोल रहा है कि अलग अलग है। सेकंड ऑप्शन है द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम। थर्ड ऑप्शन है आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम इज लार्जेस्ट, एंड फोर्थ है आरएमएस स्पीड ऑफ हेक्साफ्लोराइड गैस इज लार्जेस्ट। तो आरएमएस स्पीड पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो वी आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने देखा था, √3RT/m0 होता है भैया। हर गैस का 3RT सेम रहेगा, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गिवन टेम्परेचर बात है। m0 जो है वो मोलिकुलर मास है, जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, मोलर मास। तो ये मोलिकुलर मास है, ठीक है।
तो अगर ये मोलिकुलर मास है तो इसके लिए, हीलियम के लिए मोलिकुलर मास क्या होगा, कम, 4 होगा उसका। और ये डाई एटॉमिक गैस है तो इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, इसका हेक्सा वाले का और ज़्यादा होगा। तो सबसे कम मोलिकुलर मास किसका होगा, हीलियम का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो 2He4 यानी कि मास इज़ 4। तो हीलियम का जो मोलिकुलर मास है दैट इज़ 2He4 यानी कि मास कितना होगा, 4, सबसे कम उसका होगा। अगर ये सबसे कम होगा तो Vrms इसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आएगा Vrms, यानी कि RMS स्पीड ऑफ हीलियम इज लार्जेस्ट, हीलियम इज लार्जेस्ट। उसके बाद में न्यूमेरिकल और है, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है कि द टेम्परेचर ऑफ गैस -50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा है भैया, टेम्परेचर इज -50 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी गिवन है भाई। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो RMS स्पीड इज इंक्रीज 3 टाइम्स, RMS स्पीड 3 टाइम इंक्रीज हो जाना चाहिए। यानी कि पहले RMS स्पीड कितनी थी, RMS, और उसका फॉर्मूला था √3RT/m0, और बाद में Vrms कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया यानी कि 4 टाइम्स। तो न्यू Vrms हो जाएगा 4 Vrms। ये ध्यान से देखना, ये बोल रहा है इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो पहले से V तो 3 और ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, V + 3V यानी 4V बन जाएगा। तो न्यू RMS कितनी हो जाएगी, ये वाली, और इसका फॉर्मूला कितना, √3RT/m0। 3RT वॉक अवे रहेगा, m0 वॉक अवे रहेगा, टेम्परेचर पहले T1 रहेगा, बाद में T2 रहेगा, दोनों का रेशियो लेंगे अपन, दोनों का रेशियो लोगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि m0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ ऊपर जाके, और 3RT2 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3RM0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा टेम्परेचर, तो ये बनेगा, इधर कर रहा हूँ, दैट इज V/4V is equal to in the root that is T1/T2। स्क्वायर कर देते हैं, V से मैं V को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये बच जाएगा 1/16 T1/T2, और यहाँ से मेरे को T2 निकालना है, तो T2 क्या बन जाएगा, T1/16, यही तो पूछा था। हाँ, टू टेम्परेचर द हीटेड RMS के 3 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। T2 पूछा था, तो T1/16, तो T1 मेरे पास ऑलरेडी कितना है, T1 है -50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में पुट करेंगे अपन, तो कितना जाएगा ये, माइनस में इसमें तो जोड़ेंगे 273, तो ये बन जाएगा 223/16, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहीं गड़बड़ की है क्या हमने, पहले टेम्परेचर हमारे पास था -50 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में ऑप्शंस इसके चेक कर रहा हूँ, बन नहीं रहा है, एक बार वापस चेक करते हैं। टेम्परेचर हो गया -50 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में Vrms √3RT/m0 हो गया, बाद में अपन ने स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज करके 4 कर दिया, तो नया ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर m0 से m0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3R कैंसिल, T1/T2, ये बिल्कुल ठीक। इसको इधर मैं फिर से सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या बनता है, कोई वैल्यू में शायद हो सकता है मिस्टेक होगी, ध्यान से देखें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, और इधर हमारे पास क्या, दैट इज ये हमारे पास m0 और T1, तो ये हो जाएगा दैट इज T1/T2, और ये T1/T2 रूट में था, तो हमारे पास हो जाएगा 1/16 T1/T2, तो T2 जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा T1 × 16, T1 × 16 था, है ना, उसमें अपन ने गलती कर दी थी यहाँ पे, T2 ये सही था, T2 इज T1 × 16, ये नहीं होगा, ऐसा चलेगा। तो हमने लिखा T1 × 16, और ये था -50, तो -50 को आप क्या लिखोगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 223, बिल्कुल ठीक है, ये केल्विन में आ जाएगा, ×16, तो आंसर आ गया हमारे पास दिस 48 और 6, और ये आ जाएगा 35। किस में आंसर आया, ये केल्विन में, क्योंकि इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अपन 73 ऐड कर देते हैं, 73 ऐड करते ये, और ये आंसर आया। लेकिन ऑप्शन में केल्विन में है, तो अपन क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, माइनस कर लो, इसमें 273 माइनस कर लेता हूँ, तो डिग्री सेल्सियस यानी कि 5133
5 ये हो जाएगा 16 9 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3, ये हमारे पास आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस में। फिर से इसको केल्विन में लेना है 273 ऐड कर देंगे, फिर से वापस वही 500 के समथिंग आएगा। ये ऑप्शन हमारे को गिवन है 3295 डिग्री सेल्सियस, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो थोड़ा लास्ट जो अपन ने न्यूमेरिकल लिया, आई होप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टाइम न्यूमेरिकल्स अपन ने जब भी पढ़ा है तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगा होगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इतने न्यूमेरिकल करने के बाद में अब ये इजीली हो जाने चाहिए थे। उसके बाद में लास्ट न्यूमेरिकल और लेते हैं, उसके बाद में फिनिश हो जाएगा, दैट इज 20th न्यूमेरिकल। A Carnot engine has an efficiency 50%. Efficiency is already given for the Carnot engine, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है 50%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50/100 यानी कि 1/2। ये एफिशिएंसी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - T2/T1। आपको बोल रखा है व्हेन द सोर्स इज एट द टेम्परेचर 327, सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है यानी कि T1 दे रखा है 7 डिग्री सेल्सियस में। तो आपसे नो डाउट पूछा होगा, यस सिंक कप है। तो T1 क्या होता है? सोर्स का। T1 जो ज़्यादा होता है वो T1 है, दैट इज सोर्स, और जो कम होता है वो है सिंक का T2। टेम्परेचर होता है वो सोर्स का होता है, और जो कम टेम्परेचर होता है वो सिंक का होता है, एटमॉस्फेयर का। और हमारे पूछा सिंक का T2 पूछा है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको देखना सबसे पहले T2/T1 कैलकुलेट कर लो आप, तो क्या बन जाएगा? दैट इज 1 - हाफ, और T2 यहाँ से निकालना है, दैट इज ऑफ द सिंक टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा? 1/2, ये बन जाएगा T1। कितना था? ये था। केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा? ये 273 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 273 यानी कि 300 600/2 बन जाएगा। तो बन जाएगा दैट इज 600/2 यानी कि 300। ये 300 बन गया केल्विन में। चेक करते हैं क्या नहीं है, तो फिर से -273 कर दो, किया था, अब माइनस लेते हैं। तो माइनस करते ही क्या हो जाएगा? 273, तो आंसर आ जाएगा 273 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड ऑप्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एफिशिएंसी 50% से यानी कि डिवाइड बाय 100/2। तो एफिशिएंसी 50% यानी कि परसेंटेज हटाते 1/2 बन गई। फॉर्मूला था 1 - T2/1। हमें पता होना चाहिए T1 जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो होता है सोर्स का, तो सोर्स का दे रखा है ये, और T2 निकालना है सिंक का। T2 का फॉर्मूला है तो T2/T1 वैल्यू 2। जब मैंने ये T1/2 रखा, तो नो डाउट ऐसा ही सिस्टम में काम करते हैं, केल्विन में रखें। तो मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, दैट इज 600/2, ये आंसर था। अब ये आंसर ऑप्शन में नहीं है तो अपन फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में फिर से माइनस किया, तो मिल गया मेरे को 300 मिल जाता, तो वो ऑप्शन वहीं पेस्ट हो जाता। और केल्विन में 300 नहीं मिला, तो मुझे पता चला कि डिग्री सेल्सियस केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन रिड्यूस कर दिया। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए न्यूमेरिकल्स को अपन ने डिस्कस किए, 1 by 1 करके मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको। किसी भी को डाउट है तो आप डाउट सेशन में